Hello everyone, this is Sunil Kumar, lecturer in psychology, डाइट हमीरपुर, once again with you. Dear trainees, हमने 4th यूनिट पर्सनालिटी के बारे में विस्तृत चर्चा करी है। आज हम उसको समराइज़ करने जा रहे हैं और देखते हैं कि किन किन टॉपिक्स को हमने इस यूनिट में कवर किया है और क्या आपको उन टॉपिक को अटेम्प्ट करने में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। इस करके हम समरी लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले हमने पर्सनालिटी में क्या जिक्र किया कि पर्सनालिटी का मीनिंग क्या है। आप जानते हैं व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी शब्द से बना है और पर्सनालिटी जो शब्द है वो लैटिन भाषा के पर्सोना से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मास्क यानी कि मुखौटा। इसकी करैक्टरिस्टिक्स में हमने बहुत सारी डेफिनेशंस को पढ़ा, उनका विश्लेषण के आधार पर हमने 5-4 विशेषताएं निकाली कि पर्सनैलिटी डायनेमिक होती है, गतिशील होती है और पर्सनैलिटी सेल्फ कॉन्शियसनेस है, पर्सनैलिटी में यूनिकनेस होती है, विशिष्टता का गुण होता है, सोशबिलिटी होती है, कंसिस्टेंसी होती है और गोल डायरेक्टेड होती है। सारी परिभाषाओं के आधार में कि पर्सनैलिटी एक गतिशील संगठन है और जिसमें कि एक विशिष्टता का गुण होता है और गोल डायरेक्टेड होती है। ये मुख्यतः बातें हमने इस व्यक्तित्व के अंदर चर्चा की है, इन सब पॉइंट्स की। अब पर्सनालिटी को डिटेल में समझने के लिए हमारे पास बहुत सारी थियरीज़ थी और उन थियरीज़ को हमने कैटेगराइज किया था 4 अप्रोचेस के अंदर। तो सबसे पहले अप्रोच में हमने टाइप अप्रोच का नाम दिया, उसके बाद ट्रेट अप्रोच के अंतर्गत हमने डिस्कस किया, फिर तीसरा टाइप कम ट्रेट अप्रोच में और चौथा जो हमारी साइकोडायनेमिक या डेवलपमेंट अप्रोचेस थी उनका हमने जिक्र किया। ये ट्रेनिंग्स आपको याद होगा कि टाइप अप्रोच में हमने चरक का जिक्र किया था, बात पित्त कफ का। उसके बाद शेल्डन की क्लासिफिकेशन हमने करी थी, उन्होंने भी शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व को वर्गीकरण किया था, एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक, एक्टोमार्फिक। एंडोमार्फिक यानी कि जो गोल मटोल व्यक्ति थे, मेसोमार्फिक जो मांसल व्यक्ति थे, मजबूत मांसपेशियों वाले व्यक्ति थे, और एक्टोमार्फिक यानी कि जो दुबले पतले थे, इनकी हमने चर्चा करी है। इसी तरीके से हमने प्रकार अप्रोच में जूंग का जिक्र किया, उसमें एक्सट्रोवर्ट का, इंट्रोवर्ट का और एम्बिवर्ट का जिक्र किया गया, यानी कि बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और उभयमुखी या दूसरे शब्दों में मध्यमुखी वर्ग में बांटा। ये 3 वर्ग जूंग की क्लासिफिकेशन के रहे थे। इसी तरीके से हिप्पोक्रेट्स ने भी इस दिशा में अपना योगदान दिया था, उनको भी हमने कफ प्रीति वाले व्यक्तियों में और काले पित्त वाले व्यक्तियों में तथा पीले पित्त वाले व्यक्ति तथा अधिक रुधिर वाले व्यक्ति, इन 4 कैटेगरी में बांटा था। उम्मीद है अब आप इन प्रकारों को अच्छी तरह समझते होंगे। क्रेशमर का भी जिक्र हमने किया था, पिकनिक टाइप के, एथलेटिक और एस्थेटिक और डिस्प्लास्टिक, ये 4 टाइप्स की क्लासिफिकेशन क्रेशमर ने दी थी। तो विभिन्न भिन्न संरचनाओं के आधार पर, शारीरिक संरचनाओं के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण इस अप्रोच में चाहे वो हमारे चर्क हों, जूंग हों, शेल्डन हों, हिप्पोक्रेट्स हों, क्रेशमर हों, उनके द्वारा किया गया, इसकी हमने विस्तृत चर्चा करी है। इसके बाद ट्रेट अप्रोच में हमने मुख्यतः कैटेल थ्योरी का जिक्र किया है और कैटेल थ्योरी में हमने 2 पहलुओं को लिया था, एक सोर्स ट्रेट और सरफेस ट्रेट। एक जो मुख्य स्रोत हैं और एक सतही स्रोत गुण जो हैं, उनकी चर्चा करी थी। और कैटेल ने व्यक्तित्व के जो 16 PF जो 16 पर्सनैलिटी फैक्टर, इन 16 शील गुणों का वर्णन अपनी इस थियोरी में किया था, उसके ऊपर हमने विस्तृत चर्चा करी थी। और उनकी थियोरी के जो मुख्य अगर विशेषताओं के जिक्र करें, उनका एक भावुक होना, विवेकशील होना, या स्व केंद्रित दबंग है ना, सादा व गंभीर, तो अंतरात्मा से प्रेरित, शर्मीला, नाजुक, ये सारे गुणों का जिक्र, शंकालु या व्यवहारशील, चालाक, आत्मविश्वासी, संकीर्ण, दूसरों पर निर्भर रहना, अनुशासनहीनता, चिंता मुक्त, तो ये कैटेल्स के सारे इन थ्योरीज का हमने जिक्र किया था। डियर ट्रेनीज, इसके
बाद हमने जो वो टाइप वर्सेस ट्रेट अप्रोच, जो दोनों को मानने वाले थे आइजिंग का, उनका भी हमने चर्चा करी थी। उनका जो दोनों का मिश्रण था, इंट्रोवर्शन और एक्सट्रोवर्शन, स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी के आधार पर उन गुणों को चर्चा करी थी, उसका भी एक मॉडल हमने आपके सामने पेश किया था। तो ये वो अप्रोच थी आइजिंग की जो कि टाइप और ट्रेट अप्रोच का कम्बिनेशन थी। उम्मीद है इसकी व्याख्या करने में भी आप अभी सक्षम होंगे। और अंत में हमने जो डेवलपमेंट थ्योरी में मुख्यतः जो फ्राइड की साइको एनालिटिक थ्योरी है उसका विस्तृत चर्चा करी है। फ्राइड के मुताबिक मन को 3 भागों में बांटा गया था, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, और कहते हैं कि बहुत सारा हिस्सा हमारा अनकॉन्शियस माइंड में होता है। तो ये इस आधार पर मन का वर्गीकरण किया गया था। और जहाँ तक व्यक्तित्व की बात थी तो फ्राइड की जो साइको एनालिटिक थ्योरी थी, मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत था, उन्होंने 3 शब्द दिए थे, ईड, ईगो और सुपर ईगो, यानी कि इदम, अहम और पराहम। तो इनके ऊपर हमने ईड क्या होती है, बेसिकली नटशेल में हम अगर कहें तो ये हमारी जो बेसिक डिज़ायर जो हैं, डिज़ायर्स की फुलफिलमेंट चाहता है, चाहे वो नैतिक हो अनैतिक हो, केवल मात्र अपनी इच्छाओं की पूर्ति ईद में चाहता है। ईगो जो थी वो रियलिटी बेस्ड थी, वास्तविकता के सिद्धांत पर आधारित थी, वास्तविकता के अनुसार काम करती थी। और जो सुपर ईगो की जो चर्चा की गई थी वो आइडियल्स के ऊपर, आदर्शों के ऊपर, मूल्यों के ऊपर आधारित थी, आदर्शों के आधार पर वो काम करती थी। यानी कि ईड इच्छाओं की पूर्ति से संबंधित और ईगो रियलिटी से संबंधित, और यानी कि वास्तविकता से संबंधित, और सुपर ईगो हमारी आदर्शों से संबंधित थी। तो इच्छाएं, वास्तविकता और आदर्श, ये मुख्यतः 3 पहलू थे ईड और ईगो और सुपर ईगो को समझने के फ्राइड की साइकोएनालिटिक थ्योरी में। तो उम्मीद है कि आप इन पहलुओं से अभी अच्छी तरह वाकिफ होंगे। डियर ट्रेनिस, इसके अलावा जो मनोलैंगिक अवस्थाएं थी सिगमंड फ्राइड के द्वारा दी गई विकास की साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, उनकी भी हमने चर्चा करी। ओरल स्टेज का, मुखरती अवस्था, जो कि मौखिक अवस्था जिसको हम कहते हैं, मुंह के द्वारा संतुष्टि प्राप्त करता है, ये कहा गया था। एनल स्टेज जो गुदी अवस्था है, गुदा के द्वारा सेटिस्फेक्शन होती है, अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है। फैलिक स्टेज में लिंग अवस्था इसको कहा जाता है। और लेटेंसी स्टेज की हमने चर्चा करी थी। और लास्ट में हमने जेंटाइल स्टेज की, जननांगी अवस्था की बात करी थी। तो लेटेंसी स्टेज जो चौथी थी वो सुप्त अवस्था है, इसमें इच्छाएं दब जाती हैं। जेंटाइल स्टेज में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता था। तो ये अलग अलग केंद्र बताए थे। ओरल स्टेज में मुंह के द्वारा, एनल स्टेज में गुदा के द्वारा, फैलिक स्टेज में लिंग के ऊपर फोकस होता है अपने, और लेटेंसी स्टेज में सुप्त अवस्था इसको कहा गया था क्योंकि इसमें जो इच्छा हैं वो उनका दमन हो जाता था। और जेंटाइल स्टेज में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होना और सेक्सुअल ऑर्गन पर फोकस होना, ये 5 अलग अलग माध्यम बताए थे हमारी नीड्स की फुलफिलमेंट के सिगमंड फ्राइड में। तो इसके ऊपर हमने विस्तृत चर्चा करी है। उम्मीद है कि आप इनको अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसी कड़ी में हमने एरिक्सन थ्योरी का दूसरा, जो हमारे एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए एरिक्सन, उनका भी जिक्र किया। और उनका सिद्धांत जो था वो बेस्ड था मनोसामाजिक विकास के प्रतिमानों के ऊपर। साइको सोशल थ्योरी भी इनको कहा जाता है सरल भाषा में। और इन्होंने भी पर्सनैलिटी की 8 स्टेजेस का जिक्र किया था, आपको अच्छी तरह याद होंगी। वो ट्रस्ट वर्सेस मिस ट्रस्ट की बात करी थी, इनिशिएटिव वर्सेस गोल की बात करी थी, इंडस्ट्रीज वर्सेस इन्फ्योरिटी की बात करी थी, आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन्स की बात करी थी, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशंस की बात करी थी, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशंस की बात करी थी, और इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर की बात करी थी, और ऑटोनॉमी वर्सेस शेम की बात करी थी। तो इन्होंने भी व्यक्तित्व को इन 8 स्टेजेस के माध्यम से बांटा है कि बच्चे का विकास मन के साथ साथ समाज के प्रभाव से होता है, वातावरण के प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है। तो इस करके इनके सिद्धांत जो था मूलतः साइको सोशल थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, यानी मनोसामाजिक विकास के ऊपर इन्होंने बल दिया है। और
इनका जो अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के ऊपर, लेटर पर्सनालिटी के ऊपर भी हमने चर्चा करी थी कि इनका क्या प्रभाव पड़ता है। तो मुख्यतः इनका सिद्धांत वो मनोसामाजिक पहलुओं पर ही आधारित रहा है, सरल भाषा में समझने के लिए। डियर ट्रेनीज, इसके बाद हमने पर्सनैलिटी को मेज़र करने पर चर्चा करी कि पर्सनैलिटी को कैसे मेज़र किया जा सकता है। एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है, क्या हमारे पास ऐसे साधन हैं और तौर तरीके हैं कि हम व्यक्तित्व को असेस कर पाएँ। तो उसकी असेसमेंट के लिए हमने कहा था कि हाँ, हमारे पास प्रश्नावलियाँ हैं, क्वेश्चंस मेथड हैं, और हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टेक्निक्स की बात करी थी, और मुख्यतः उसमें प्रोजेक्टिव मेथड्स बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में आपको याद होगा एक रोरशाह इंक ब्लॉक टेस्ट, स्याही धब्बा जो परीक्षण था, एक वो, और दूसरा TAT थैमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट की बात हमने की थी, और बच्चों के लिए CAT चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट की बात करी थी। तो ये मुर्रे के द्वारा TAT बनाया गया था, CA, और बच्चों के लिए CAT। इस ढंग से जो वो इसमें बच्चों को एक प्लॉट में कहानी बनाने को दिया जाता है कि अतीत, ये कौन लोग हैं, इनमें अतीत में क्या हुआ, वर्तमान में क्या हो रहा है, भविष्य में क्या हो रहा है। इस प्लॉटिंग के आधार पर उनके सबका विश्लेषण किया जाता है अर्धसंरचित शिविरों को दिखाकर। तो उम्मीद है कि इन टेस्टों के बारे में भी आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसके अलावा हमने बाकी अन्य मेथड्स का भी जिक्र किया था, जैसे कि जो सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट था, चाहे वो क्लोज एंडेड थे, चाहे वो ओपन एंडेड थे, जैसे मैं डैश डैश डैश, या मैं खाली स्थान हूँ, वो क्लोज एंडेड हो गया। एक ओपन एंडेड की मैं डैश डैश। तो इस ढंग से ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट के माध्यम से भी हम पर्सनैलिटी की मेजरमेंट कर सकते थे। तो इन सब के ऊपर हमने विस्तृत चर्चा करी है अपने उन पिछले लेक्चर्स में। और इसके अलावा व्यक्तित्व में हमने बात करी फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। तो हमने 3 मुख्य इस वर्गों में इन कारकों को बांटा है। एक जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स थे, या जिनको हम हेरिडिटी फैक्टर्स कहते हैं, उनकी चर्चा हमने करी थी। बायोलॉजिकल या हेरिडिटी फैक्टर में हमारी फिजिकल स्ट्रक्चर, हमारा कंप्लेक्शन, हमारा हाइट, हमारा वेट, हमारा फिजिकल हेल्थ, सेक्स, और ये जो डक्टलेस ग्लैंड्स हैं उनका जिक्र हमने किया था। तो उम्मीद है इन सारे जैविकीय कारकों की व्याख्या करने में अब आप लोग सक्षम होंगे। इसी ढंग से हमने दूसरी श्रेणी में एनवायरमेंटल फैक्टर्स का जिक्र किया था, और उसके अंतर्गत हमने कल्चरल एनवायरनमेंट है उसकी बात करी थी, साइज़ ऑफ दी फैमिली की बात करी थी, नेबरहुड को डिस्कस किया था, और जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनके प्रभावों को इस एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंतर्गत डिस्कस किया था। जो इसके अलावा जो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक थे उनको हमने तीसरी कैटेगरी में साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के अंतर्गत रखा। और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में जैसे हमारे विल पावर का जिक्र किया गया था, और हमारे इंटरेस्ट का जिक्र किया गया था, एटीट्यूड का जिक्र किया गया था, और इसके अलावा हमारा एस्पिरेशंस लेवल का जिक्र किया गया था, इमोशनल करैक्टरिस्टिक्स का जिक्र इसमें साइकोलॉजी में किया था। तो मुख्यतः जो हमारे जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स थे, जो विल पावर थी, या जो हमारे इंटरेस्ट से रिलेटेड या एट्रीब्यूट्स थे या इमोशनल करैक्टरिस्टिक्स थे, उन सब का जिक्र हमने साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के अंतर्गत किया था इस यूनिट में। तो उम्मीद है कि आप ये बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। डियर ट्रेनीज, इस पर्सनैलिटी के बाद जो इसके साथ एक जो दूसरा टॉपिक आपके सिलेबस में था वो सेल्फ कंसेप्ट का था। तो सेल्फ कंसेप्ट क्या होता है, इसका हमने मीनिंग को समझा कि स्व की अवधारणा से क्या तात्पर्य था। एन आइडिया ऑफ द सेल्फ constructed from the beliefs one's hold about oneself and the responses of others। अपने बारे में व्यक्ति क्या समझता है, क्या जानता है, अपना निरीक्षण किस ढंग से करता है,
उसको सेल्फ कहा गया था। और इसके हमने 3 पहलुओं का जिक्र किया था। एक सेल्फ कंस्ट्रक्शंस की बात करी थी, आत्म संरचना की बात करी थी, दूसरा सेल्फ आइडेंटिटी की बात करी थी, और तीसरा हमने सेल्फ पर्सपेक्टिव की बात करी थी। तो इनको सेल्फ के डिफरेंट डायमेंशंस को हमने फिजिकल, इमोशनल, सोशल, मेंटल और स्पिरिचुअल पहलुओं के तहत समझा। और इसके 2 मुख्य एस्पेक्ट्स के अंतर्गत हमने इनकी चर्चा करी थी, एग्जिस्टेंशियल सेल्फ और कैटेगोरिकल सेल्फ के अंतर्गत। तो सेल्फ के बारे में हमने विस्तृत चर्चा करी थी और इसके प्रभावित करने वाले कारकों को भी हमने मुख्यतः 2-3 भागों में बांटा था। एक इंटर पर्सनल रिलेशनशिप की जिक्र किया था, जो फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल्फ, जो हमारे अंतर्व्यक्तिक संबंध हैं वो कैसे प्रभावित करते हैं, आइडेंटिफिकेशन हमारी कैसे प्रभावित करती है, इंट्रोजेक्शन कैसे प्रभावित करती है। तो इस सेल्फ जो रोल टेकिंग है, जो स्पेसिफिक रोल टेकिंग है, वो उसका क्या प्रभाव होता है। तो ये कुछ एक फैक्टर्स थे जो हमारे सेल्फ को इफ़ेक्ट करने वाले हैं, उनकी चर्चा हमने विस्तृत रूप से करी थी। डियर ट्रेनीज, इसी कड़ी में एक जो अगला प्रश्न बनता था वो था हमारा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर। तो लिंग की भूमिका और संस्कृति और ये व्यक्तिगत दोनों हैं जो जेंडर डिफरेंसेस के ऊपर चर्चा करी थी। मुख्यतः 2 शब्दों का हमने प्रयोग किया था। इसमें हमने प्रेजुडाइस और स्टीरियोटाइप का। आप जानते हैं कि प्रेजुडाइस यानी कि पूर्वाग्रह एक नेगेटिव थॉट्स हैं सरल भाषा में, और जो स्टीरियोटाइप जो है हमारे जो बिलीफ सिस्टम है, जो हम ब्लाइंडली किसी को फॉलो कर लेते हैं किसी समाज के प्रति, वो स्टीरियोटाइप्स थी। और इन कंसेप्ट को हमने समझा कि पूर्वाग्रह क्या होते हैं और स्टीरियोटाइप क्या होते हैं। और तीसरा शब्द था कि भेदभाव क्या होता है। हमने कहा था भेदभाव क्या हुआ, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं। भेदभाव को हमने परिभाषित किया था कि पूर्वाग्रहों का अगर वो मानसिक लेवल तक रहते हैं तो वो नेगेटिव थॉट्स ही हैं, लेकिन पूर्वाग्रहों का यानी कि उन नेगेटिव थॉट्स का व्यवहार में प्रकट हो जाना ही भेदभाव कहलाता है। यानी कि जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो पूर्वाग्रहों से हम लोग ग्रसित हैं, अगर वो हमारे व्यवहार में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, हम वैसे ही व्यवहार उसके अकॉर्डिंगली करने लग पड़ते हैं थॉट्स के मुताबिक, तो उसको हम भेदभाव कहते हैं। तो एक डेफिनेशन हमने दी थी कि पूर्वाग्रहों का व्यवहार में प्रकट होना ही भेदभाव कहलाता है। इज इट ओके? ओके, इसके बाद हमने सेक्स डिफरेंसेस को 2 ढंग से समझने की कोशिश करी थी, जो हमारे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को। एक जो सेक्स डिफरेंस की बात करी थी और एक जेंडर डिफरेंस की बात करी थी। जो सेक्स डिफरेंस है वो प्योरली बेस्ड ऑन बायोलॉजी। जो बायोलॉजिकल डिफरेंस है वो हमारा सेक्स डिफरेंसेस है। जो ऑर्गन्स के डिफरेंस हैं मेल और फीमेल में, वो उसको हम सेक्स डिफरेंस कहते हैं। लेकिन जो समाज के रीति रिवाजों के आधार पर या लोक रीतियों के आधार पर हम अलग अलग रोल देते हैं पुरुष और स्त्रियों को, ये सोशल डिफरेंस हुआ। तो एक डिफरेंस जो है वो हमारा सेक्स डिफरेंस है और दूसरा हमारा जेंडर डिफरेंस है। सेक्स डिफरेंस बायोलॉजिकल है और जेंडर डिफरेंस सोशल फैक्टर है। इज इट क्लियर? डियर ट्रेनीज, इसके बाद हमने अगला प्रश्न किया था नैतिक विकास के ऊपर। मॉरल डेवलपमेंट क्या है, मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर हमने चर्चा करी, इसका क्या अर्थ है और मॉरलिटी क्या होती है, नैतिक व्यवहार का विकास कैसे होता है। इन सारे पहलुओं को हमने डिस्कस किया था। किशोरावस्था में नैतिक मूल्य कैसे होते हैं, किशोरावस्था में जाकर वो तर्क वितर्क करने के बाद उन नियमों का पालन करता है उसके आधार पर। तो ये एक बचपन से लेकर, क्योंकि जन्मजात तो ये योग्यता नहीं है, मॉरल डेवलपमेंट बच्चे में या सेल्फ की डेवलपमेंट कोई जन्मजात पहलू नहीं है। बच्चा धीरे धीरे वातावरण में रहकर अपने समाज से इन चीज़ों को इनकलकेट करता है, इनको सीखता है।
तो इस नैतिक विकास के सिद्धांत की, नैतिकता के मूल्यों की हमने चर्चा करी, और इसमें मुख्यतः जो हमारी दो थियरीज़ का जिक्र किया गया था, एक कोहलबर्ग थियरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, इनकी विभिन्न स्टेजेस का हमने जिक्र किया, और आप जानते हैं कि इन्होंने 3 स्तरों में और 6 अवस्थाओं में इस अपने सिद्धांत की व्याख्या करी। तो 3 लेवल्स पे इन्होंने 3 लेवल्स के नाम दिए थे, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। यानी कि जो प्री कन्वेंशनल थी वो स्टेज ऑफ ईगो थी, जो कन्वेंशनल स्टेज थी वो स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन थी, और जो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज थी वो स्टेज ऑफ कॉन्साइंस थी। तो इन्होंने अपनी इन 3 लेवल्स पे 2-2 अवस्थाओं के आधार पर कुल 6 अवस्थाओं का जिक्र किया। उम्मीद है आप इस कोहलबर्ग के सिद्धांत को अब आप भलीभांति समझ चुके होंगे। इसके एक बार गो थ्रू हो लें और इसके इन अवस्थाओं को और इन लेवल्स को अच्छे ढंग से आप समझें। और इसके अलावा जो इसका दूसरा जो हमारी थ्योरीज थी मॉरल डेवलपमेंट में, वो पर्सपेक्टिव ऑफ कैरोल गिलिगन्स का था इन मॉरल डेवलपमेंट में। इनकी रिसर्च एसोसिएट थी, न्यूयॉर्क सिटी की रहने वाली थी, इनके साथ काम करती थी। तो लेकिन इन्होंने इनके कोहलबर्ग के सिद्धांत से कुछ असहमति जताते हुए कहा कि ये केवल मात्र जो है वो पुरुषों की मॉरलिटी की बात कर रही है। तो सभी व्यक्ति, सभी स्त्रियां पुरुष नहीं हो सकती। तो इनके कुछ एक बिंदु थे, उनकी चर्चा इन्होंने करी, क्योंकि जो माना कि जो प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल या जो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेजेज आती हैं वो ठीक हैं, जिसमें प्री कन्वेंशनल में स्वयं के बारे में ध्यान देना, कन्वेंशनल में दूसरों के प्रति जो केयरिंग का और स्वयं तथा दूसरों का ध्यान रखना, ये जो सारे बातें हैं ये सही हैं, लेकिन पुरुष और स्त्रियों में ये भिन्न भिन्न पाई जाती हैं। मॉरल डेवलपमेंट पुरुष और स्त्रियों की भिन्न भिन्न होती है। तो इसकी सारी चर्चा जो है वो गिलिगन ने अपने सिद्धांत में करी है, और इसकी विस्तृत रूप से हमने व्याख्या अपने पिछले लेक्चर्स में की है। उम्मीद है आप उससे भलीभांति परिचित होंगे, क्योंकि इन्होंने कहा कि मॉरल और साइकोलॉजिकल जो टेंडेंसीज हैं आर डिफरेंट इन फीमेल्स। स्त्रियों की मानसिकता अलग होती है, उनकी प्रवृत्ति अलग होती है, और उनके नैतिक मूल्य भी अलग अलग होते हैं। तो कैरोल गिलिगन का जो पूरे सिद्धांत का जो उन्होंने व्याख्या करी, वो बेसिक अंतर ये था कि स्त्रियों की जो मानसिकता या मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियां हैं और वो जो लागू होती हैं, और परिणाम स्वरूप उनके नैतिक आदर्श या नैतिक मूल्य या उनके लिए नैतिकता के मूल्य भी अलग अलग होते हैं। तो नटशल में अगर हम कहें क्या मुख्य डिफरेंस था, कैरोल गिलिगन ने कहा कि मेल्स जो हैं वो रूल्स और जस्टिस के ऊपर जो है वो उनका झुकाव होता है। रूल्स को फॉलो करने के बारे में, रूल्स का चर्चा करते हैं, और जस्टिस न्याय के बारे में सोचते हैं, उनका चिंतन करते हैं। तो रूलों का पालन करने के बारे में और न्याय के बारे में इनका फोकस रहता है। जबकि जो फीमेल्स हैं, वो फीमेल्स का जो झुकाव है, मानसिक झुकाव है, वो टूवर्ड्स केयरिंग एंड रिलेशनशिप, वो उनका ध्यान केयरिंग की तरफ होता है, दूसरों की देखभाल करने के लिए। कई बार वो रूलों के विपरीत जाकर भी जो वो अपने रिलेशनशिप्स को बनाए रखने की कोशिश करते हैं, उन संबंधों को महत्व देते हैं। तो अंतर मुख्यतः ये है कि जो कोहलबर्ग ने जो मेल टेंडेंसीज की बात करी, वो पुरुषों की अलग है और स्त्रियों की अलग है। यानी कि मेल की रूल्स और जस्टिस बेस्ड है, वेयर एज जो फीमेल की जो टेंडेंसीज हैं, जो साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज हैं, वो टूवर्ड्स केयरिंग और टूवर्ड्स हमारी रिलेशनशिप के प्रति होती हैं। तो ये दो मुख्य अंतर हैं कि
औरतों की मानसिक झुकाव दूसरों की देखभाल करने में और संबंधों को बनाए रखने में, उनका निर्वहन करने में, उनको निभाने में उनका फोकस अधिक रहता है। इस करके उनकी जो मॉरलिटी की जो वैल्यूज़ हैं, मॉरल वैल्यूज़ हैं, वो पुरुषों से डिफरेंट होती हैं, क्योंकि सभी स्त्रियां पुरुष नहीं होती। इस ढंग से उन्होंने कोलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना भी करी थी और इनके सिद्धांत की भी इस पहलू के लेकर आलोचना की गई कि इनके पास कोई इससे संबंधित आंकड़े नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने अपने अनुभवों या अपने विश्लेषण के आधार पर इन सिद्धांतों का निर्माण किया है। लेकिन कुल मिलाकर ये दोनों सिद्धांत हमारे पुरुष और स्त्रियों की मानसिकता के अनुरूप दोनों पहलुओं को कवर करते हैं और इन नैतिकता के सिद्धांत के बारे में जो है वो अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हैं। तो उम्मीद है कि आप इस यूनिट के इन 3 मुख्य प्रश्नों को आप समझ गए होंगे कि एक मुख्य प्रश्न आपका व्यक्तित्व क्या है उसके ऊपर बनेगा, उसकी डिफरेंट अप्रोचेस का दूसरा प्रश्न मुख्य रूप से आपके पूरे सिद्धांतों के ऊपर बनता है, उसका मापन का जिक्र किया जाता है। इस ढंग से 3-3 प्रश्न मुख्य बन जाते हैं और इसी ढंग से सेल्फ का क्या रोल है और सेल्फ के बारे में आत्मनियमन कैसे किया जाता है और सेल्फ कंसेप्ट है क्या, उसकी चर्चा एक ये प्रश्न बन जाता है। और तीसरा जो मुख्य था इसमें प्रश्न जो आपकी मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर, और उसमें 2 मुख्यतः प्रश्न 2 थियरीज़ का जिक्र किया गया है, एक कोलबर्ग की और एक कैरोल गिलिगन की। तो इस ढंग से इस यूनिट की ये सारे प्रश्न बनते हैं। उम्मीद है कि आप इस पर्सनैलिटी को कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और सक्षम होंगे इस व्यक्तित्व के को अच्छे से परिभाषित करने में और इस यूनिट में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उनकी व्याख्या करने में। तो एक बार आप इस यूनिट से ग्रो थ्रू हो जाएं और देखें कि हमें कौन से पॉइंट हैं जिनमें कहीं कन्फ्यूजन है तो उनको आप क्लियर करें। जैसे मैंने पहले भी कहा कि डायरेक्ट कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं, केवल इंटरलिंक्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अगर आपकी वोकैबुलरी बनी होगी और अगर आपको उस यूनिट का कंसेप्ट क्लियर होगा तो किसी भी तरह का प्रश्न होगा तो उसको आप अच्छे ढंग से उसको विस्तृत व्याख्या करने में सक्षम होंगे और अच्छे ढंग से आप उसको एग्ज़ाम में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये यूनिट भी आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू वेरी मच।